नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पेपर को। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 76 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जरूर से जाकर देख ले। चलिए आइए तो आज ईवीएस के 15 पेडागोजी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। पहला है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। दूसरा है तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा है बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, यानी कि बच्चे को खोज के क्रियाकलापों में लगाना। चौथा है डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो इसका सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि ऐसा क्यों है। पहला है कि ईवीएस एक एकीकृत स्वरूप है। दूसरा है ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप। तीसरा है ईवीएस का एकल विषय स्वरूप। चौथा है ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो इसका सही जवाब है ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। ईवीएस को हम समग्र रूप में देखते हैं, एकीकृत स्वरूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि, यानी कि ईवीएस का जो स्वरूप है, नेचर है, वह चाइल्ड सेंटर्ड है, ऐसा क्यों है। पहला है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। दूसरा ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। तीसरा है विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। चौथा है विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो इसका जो सही जवाब है वह है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ईवीएस में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, केंद्र में होता है और उसे करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जब बच्चा करके सीखता है तो वह अपने एक्सपीरियंस यानी कि अपने अनुभव द्वारा सीखता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उप थीम है। तो हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है दोस्तों कि ईवीएस में टोटल 6 थीम है। कौन कौन से हैं आपका। पहला है परिवार और मित्र। दूसरा है भोजन। तीसरा है जल। चौथा है आवास और पांचवा है आपका यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। तो देखिए खाद्य और पदार्थ यह भी थीम है, जल भी थीम है, आश्रय भी थीम है। तो बचा क्या आपका संबंध क्या होता है, यह आपका उप थीम है दोस्तों। क्या है, उप थीम है। अगर बात करें कि यह किसका उप थीम है तो यह परिवार और मित्र का उप थीम है। किसका, परिवार और मित्र का आपका उप थीम है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो वह किस पर आधारित है दोस्तों, वास्तविक स्थान पर, वास्तविक घटनाएं पर, या फिर वास्तविक लोग व उनके अनुभव, या फिर वास्तविक चित्र पर। तो यह जो अध्याय है यह वास्तविक स्थान पर आधारित है। किस पर, वास्तविक स्थान पर। अगर हम पोचमपल्ली की बात करें तो पोचमपल्ली क्या है, यह एक जिला है जहां पर साड़ियां बिनी जाती है। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ का, तेलंगाना राज्य का पोचमपल्ली क्या है, एक जिला है, एक कस्बा है, जहां पर क्या होता है, परंपरागत पोचमपल्ली की साड़ियां बुनी जाती हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप या क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। यह है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, एकदम सही बात है। बी है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। तो जहाँ पर बच्चों से फील्ड वर्क करवाया जाए, क्षेत्र भ्रमण करवाया जाए, वह सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। सी है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। तो यह भी सही है, प्रैक्टिकली नॉलेज। डी है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो ए बी सी आपका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से
शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है? ए है संरचनात्मक कार्यपत्रक, एकदम सही है। बी है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, जी नहीं। सी है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, सही है। डी है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, तो यह भी सही है, यानी कि ए, सी और डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। NCERT की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है? ए है आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, तो जी नहीं। बी है हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, सही बात है। सी है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, एकदम सही बात है। डी है वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, जी एकदम सही बात है, यानी कि बी, सी, डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापनी, पोर्टफोलियो या फिर प्रदत्त कार्य। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रचनात्मक आकलन कहते किसे हैं दोस्तों। तो रचनात्मक आकलन छात्र की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रेडिंग और रैंकिंग के बजाय सीखने वाले की व्यक्तिगत जरूरतों को खोजने और निदान करने पर केंद्रित होता है। रचनात्मक आकलन आपका सहपाठी आकलन में भी होता है, क्रम निर्धारण मापनी में भी होता है और पोर्टफोलियो में होता है, जबकि प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट में नहीं होता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि रचनात्मक आकलन इनमें से किस में नहीं होता है, तो वह होता है आपका प्रदत्त कार्य में नहीं होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? कागज पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक या फिर पोर्टफोलियो। तो जो आपका पोर्टफोलियो है वह अवलोकन की तकनीकी पर आधारित होता है दोस्तों। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है, यानी कि किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, ये सभी जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श, बाद, याद, प्रत्याहान या फिर बता देना या स्पष्ट करना। तो इसका सही जवाब है आपका विचार विमर्श। ठीक है, डिस्कशन। तो विद्यार्थी द्वारा ईवीएस सीखने के आकलन के लिए परिचर्चा यानी कि विचार विमर्श, डिस्कशन सूचक का उपयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना या फिर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका सही जवाब है आपका विद्यार्थियों को सूचना देना, गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? किस्से, कार्यपत्रक, मॉडल या फिर चार्ट। तो किस्से, नैरेटिव्स आपके पर्यावरण अध्ययन के सीखने का एक प्रभावशाली संसाधन होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन या फिर पाठ का स्पष्ट सारांश। तो इसका सही जवाब है आपका चित्रकला और शिल्पकला। ठीक है दोस्तों, क्या चित्रकला और शिल्पकला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का या फिर अवधारणाओं का कथन देने का या फिर वर्णन करने का। तो किसका अवसर मिलता है? प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के 15 पेडागोजी के प्रश्नों के साथ।